Hello everyone, welcome to Indian Judicial Service. This video is the 8th part of top 500 MCQ of Indian Penal Code. And those who are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video. And those who need the PDF file of this video series, the PDF file will be uploaded in our Telegram group. And the link of Telegram group is also available in our description box. Please go and join this group. And before starting this video, I request you, please like and share our videos. And if you still not subscribe our channel, please subscribe it. This channel will very helpful for your preparation. So चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेक्शन 99 यानी जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो दी गई हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो ये वीडियो है मेनली अबेटमेंट को जो है कवर करेगा, ये वीडियो और अगला वीडियो भी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए सेक्शन 99 है वो क्या कहता है। सेक्शन 99 कहता है द एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज ए नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो क्लियर बात है यहाँ पे कि यहाँ पे नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। सो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 99 ये कहता है, जो कि प्राइवेट डिफेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि सेक्शन 99 कहता है देयर इज ए नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट which does not reasonably cause apprehension of death or grievous hurt if done। देखिए, कोई भी तरह का प्राइवेट राइट ऑफ डिफेंस नहीं मिलेगा यहाँ पर जब तक कि यहाँ पर जो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट की संभावना ना हो, रीजनेबली ना हो। और किसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, तो वही जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट वही है मुख्य, यानी कि किनके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, तो यानी अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसमें कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, तो वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखिए यहाँ पे अगेंस्ट द एक्ट ऑफ दोज एक्टिंग अंडर देयर अथॉरिटी और डायरेक्शन, यानी जो पब्लिक सर्वेंट के ऑफिसर्स हैं या उनके द्वारा जो ऑर्डर दिए गए उनके अकॉर्डिंग या उनके जो डायरेक्शन दिए उनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, सिवाय ग्रीवियस हर्ट और डेथ के एप्रीहेंशन होने पर के सिवा। ठीक है, तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर देयर इज अ सफिशिएंट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर रिकोज द पब्लिक अथॉरिटी, यानी जहां किसी व्यक्ति को पर्याप्त समय है पब्लिक अथॉरिटी को बुलाने का या उससे कॉन्टैक्ट करने का, उसकी मदद लेने का, तो वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं करना है, वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाता है। फोर्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द क्वांटम ऑफ हार्म दैट मे बी कॉज्ड सेल इन नो केस बी इन एक्सेस और हार्म दैट मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द डिफेंस, यानी ये क्वांटम ऑफ हार्म की बात करता है, कितनी क्षति पहुंचाई जा सकती है ऑफेंडर को, कितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है। तो यानी उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर लेना है जितना हम लोगों को नेसेसरी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो कह सकते हैं दैट मोर हार्म एंड दैट नेसेसरी शुड नॉट बी कॉज्ड, यानी उससे ज़्यादा हार्म नहीं लेना जितना आपको आवश्यक है, यानी आवश्यकता से अधिक यहाँ पर डैमेज नहीं करना है डिफेंस जो है ऑफेंडर को। ठीक है, तो ये चीज़ ये तो होगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके लिए देखिए दो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिए गए। पहली चीज़ तो ये कहते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये राइट सेक्शन 99 अगर देखा जाए तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो प्रोटेक्शन है यहाँ पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। सो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, सो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट है या एक्टिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, तो इन दोनों ही कंडीशन में पब्लिक सर्वेंट को अथॉरिटी मिली है, प्रोटेक्शन मिली है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे दो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड डिफेंस जो है रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक वो ये ना जानता हो कि ऐसा व्यक्ति जो है वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम, पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो कार्य किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा है तो ऐसी कंडीशन में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 हो जाता है। सेम उसी तरह से ये भी है कि अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध में कोई कार्य हो रहा है, उसको कोई डैमेज हो रहा है और वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तो ले सकता है जब उसे मालूम ना हो कि ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर से काम कर रहा है, और अगर उसे ये चीज़ मालूम हो जाती है कि ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे काम कर रहा है तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता। ये चीज़ हो जाती है एक्सप्लेनेशन 2 में।
ठीक है, तो ये चीज़ सेम उसी से रिलेटेड है। बाकी देख लेते हैं जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जो प्रोटेक्शन दी है एब्सोल्यूट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट्स दिए गए पब्लिक सर्वेंट को उसकी बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ लिया और मारने लगे उसको। तो कार्य जो है गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ की डेफिनेशन वही होगी जो सेक्शन 52 में हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक सर्वेंट पे, द एक्ट मस्ट बी डन अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, यानी अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको कार्य करना है, जो भी उसको अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको कार्य करना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एक्ट वर डन बाय पब्लिक सर्वेंट सच एज और अंडर हिज अथॉरिटी इन एक्सरसाइज लीगली हिज ड्यूटी, यानी उसके पास रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है वो अपने पब्लिक सर्वेंट की एज अ ड्यूटी के तौर पे कर रहा है और लीगली उसके लिए ऑथराइज है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 76 और 79 में देखा था फैक्ट ऑन इशू वाले मैटर में, उसी तरह का। और उसकी ड्यूटी जो है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, नॉट इलीगल। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, पब्लिक सर्वेंट की जो प्रोटेक्शन दी गई है सेक्शन 99 में, ठीक है। इसके सिवा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दी प्राइवेट डिफेंस के लिए अंडर सेक्शन 99, तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका प्रयास करेंगे उसको रिजॉल्व करने का और उसका उत्तर देने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 141, देखिए पिछले वीडियो हम लोग 40 तक कवर कर लिया था, 41 पे जाते हैं। चैप्टर 5 of Indian Penal Code 1860 dealt with, देखिए chapter 5 is related to the abatement, so answer of this question is here option A. An attempt is related to the chapter 23. An offense against body, most important chapter, chapter number 16. An election matter related to the, this is another very important chapter, chapter 9A. It is only for pre purpose, but this one is related to the pre as well as mains also. So answer of this question is here option A. क्वेश्चन नंबर 142, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है कब अवेलेबल नहीं होगा या उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ नहीं है उन मैटर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इन इट सेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो है वो ऑफेंस नहीं है, कोई ऐसा कार्य जो अपराध अपने आप में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज नॉट लीगल रॉन्ग, तो जो लीगल रॉन्ग नहीं है वहाँ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, सो ये भी ठीक है। नाउ ऑप्शन सी, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ अ मोरल रॉन्ग, देखिए जो नैतिक रूप से गलत है तो वो जरूरी नहीं कि नैतिक रूप से जो कार्य गलत है वो लीगली भी रॉन्ग है, तो ठीक है लीगली यहाँ रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ये मोरली रॉन्ग हो सकता है पर लीगली नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 143, सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ, देखिए 97 को प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। सो क्लियर है यहाँ पे, एक्सटेंड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड रोबरी, यानी जो है चोरी और जो है यहाँ पर लूट के मामले में ही जो है यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड होता है, जबकि चीटिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामलों में नहीं होता है, वहाँ क्लियर शो किया गया सेक्शन 97 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, अंडर which section of IPC the provision for the offense of abatement is provided? So provision of offense of abatement is provided in section 107, तो यानी सेक्शन 107 जो है वो अबेटमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अबेटमेंट का, चैप्टर 5, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा। सो देखिए यहाँ पर जो अबेटमेंट है वो कितनी तरीके से किया जा सकता है, या अबेटमेंट की डेफिनेशन को ही अगर हम देखा जाए तो इसको इन्हीं इंग्रेडिएंट को जोड़कर अबेटमेंट कहा जा सकता है। तो अबेटमेंट का हिंदी शब्द होता है दुष्प्रेरण। तो देखिए जो अबेटमेंट शब्द है, अबेटमेंट जो किया जाएगा ये जो है 3 तरीके से किया जा सकता है। तो फर्स्ट है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन। देखिए अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कैसे, यानी किसी को उकसाकर, लोभन देकर उकसाकर जो है किसी से जो है अपना कोई कार्य कराना जो है अबेटमेंट के तौर पे इंस्टिगेट के थ्रू आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड देखिए क्या हो जाएगा, पहला इंस्टिगेशन है, सेकंड हो जाता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। सो यहाँ पर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, ठीक है। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर षड्यंत्र के द्वारा जो है अबेटमेंट किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, तीसरा और लास्ट है ये अंतिम, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड, यानी स से रहते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंटेंशनल एड देके यानी मदद करके जो है कोई कार्य किया जाता है, अबेटमेंट कराया जाता है, तो फिर जो है ऐसा कार्य जो है वो अबेटमेंट के डेफिनेशन में आ जाता है, जो कि सेक्शन 107 में
दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी अबेटमेंट देखिए कई बार पूछा जाता है कि अबेटमेंट जो है वो स्पेशली सेक्शन जो इसका सेक्शन 109 है वहाँ से कि अबेटमेंट जो है वो क्या वो रूल ऑफ एविडेंस है कि वो रूल ऑफ सबटेंट है, यानी सबटेंटिव ऑफेंस है। सो क्लियर सी बात है कि जो अबेटमेंट है वो एक सबटेंटिव ऑफेंस है। अब देखिए कैसे सबटेंटिव, अगर हम लोग 34 को देखते हैं तो 34 जो है वो तभी अपराध होता है जब वो किसी दूसरे अपराध के साथ जुड़ा हुआ, वो रूल ऑफ एविडेंस लिए होता है। जैसे कहीं अगर हम वारन साहब वाला केस देखें तो अगर वो पोस्ट ऑफिस में मर्डर ना हुआ होता, वहाँ चोरी लूट ना हुई होती और तो वो अपराध कमिट ना हुआ तो सेक्शन 34 वहाँ लागू ही नहीं होता। ठीक है, जबकि अबेटमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर अबेटर किसी व्यक्ति को किसी के मर्डर करने के लिए कहता है और वो व्यक्ति मर्डर नहीं करता है, तब भी यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए दायी हो जाता है। तो इसलिए ये सबटेंटिव जो है ऑफेंस है, जबकि ये रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 45, हाँ जरा ये देख लेते हैं। सेक्शन 106 में क्या है? सेक्शन 106 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असल्ट की बात करता है, वेयर रिस्क इज इनोसेंट पर्सन, यानी कोई अगर इनोसेंट पर्सन है उसके ऊपर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन है एक तरीके से। सेक्शन 108 हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो यहाँ पर अबेटर की डेफिनेशन डिस्कस नहीं हुआ है, अबेटर की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। वो 98 डिस्कस किया था, उसी का ध्यान आ गया। ठीक है, तो 108 जो है यहाँ पर अबेटर की डेफिनेशन दी, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 145, द अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूट बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी, बाय इंटेंशनल एक्ट। सो आंसर हियर ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, अबेटर इज ए पर्सन, सो अबेटर इज ए पर्सन हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 147, फॉर अबेटमेंट, यानी अबेटमेंट के लिए क्या आवश्यक है? सो देखिए क्लियर है यहाँ पे, इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एंड ऑन ऑफेंस अंडर द लॉ। सो बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है। जो अबेटर है, जो अबेटमेंट करता है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति कैपेबल है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मतलब अबेटमेंट कर देता है तो यहाँ बच्चा तो कैपेबल नहीं है, परंतु वो व्यक्ति अबेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्ट ऑफ जो चाइल्ड है या इंसेंट पर्सन है उसके लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी, इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड दाउ अनसक्सेसफुल। तो यानी कि ये भी देखिए स्टेटमेंट गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अबेटमेंट के लिए कि जो इंस्टिगेट किया गया है, यानी जो कार्य करने अबेटमेंट का कार्य है वो अनसक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, परंतु जो अबेटर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा चाहे कार्य सक्सेसफुल हो या ना हो। सी देख लेते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस कार्य को अबेटेड किया गया है, तो स्टूडेंट जिस कार्य के लिए दिया गया है वो पूरा हो। अगर वो नहीं भी होता है तब भी वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। सो क्लियर हियर, आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 देयर कैन बी अबेटमेंट टू, सो अबेटमेंट टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इन्फेंट। सो बोथ आर करेक्ट हियर। सो आंसर हियर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही लोगों को जो है अबेटमेंट किया जा सकता है। देखिए इनकैपेबल हैं दोनों ही व्यक्ति, अनसाउंड माइंड है और इन्फेंट है, जो कि प्रोटेक्शन दिया है 84 में और ये प्रोटेक्शन दिया है 82 में, फिर भी ये लोग कैपेबल हैं और इनको अबेट किया जा सकता है अबेटर के द्वारा। सो यहाँ अबेटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इनके एक्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज एन ऑफेंस। ये हमेशा अपराध होता है। अगर किसी अपराध यानी किसी कार्य के लिए जो कि इलीगल है अबेटमेंट किया जाता है तो ये हमेशा अपराध होता है, चाहे वो अपराध हुआ हो या वो कार्य पूर्ण ना हो पाया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, इफ द पर्सन इंस्टिगेट इंटेंशनली एड और इंगेजिंग अनदर पर्सन टू डू अ थिंग ही इज सेट टू हैव, सो ही इज सेट टू हैव अबेटेड सच अनदर पर्सन। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। देखिए ये कहा जाएगा उस व्यक्ति को दुष्प्रेरण किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 151, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट while deciding the liability for the offense of abatement and conspiracy। इन दोनों ही मामले में जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम है क्रिमिनल लॉ में वो इररिलेवेंट है, यानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है कार्य, इनको सजा मिलनी है यहाँ पर। while deciding the liability of the offense, यानी अपराध का दायित्व जब डिसाइड किया था तो ये चीज़ नहीं देखी जाती है। ठीक है, सो आंसर यार ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, देखिए क्वेश्चन जो जल्दी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन मे बी, सो मे बी बाय वर्ड स्पोकन, लेटर, कंडक्ट। सो क्लियर हियर, आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 153, अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सून एज द अबेटर इज इनसाइट अनदर टू कमिट एन ऑफेंस, यानी जैसे ही किसी को प्रोवोक करता है, उकसाता है अपराध करने के लिए, तो वो अबेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, X order his employee Y to beat Z. Y refuses
यानी एक्स है, उसने अपने कर्मचारी वाई से कहा कि आप जेड को मारिए, परंतु वाई जो है वो मना कर देता है। सो क्लियर है यहाँ पे, यानी एक्स जो है वो अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो आंसर यार एक्स हैज कमिटिंग अबेटमेंट एंड वाई हैज कमिटिंग नो ऑफेंस, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया। सो आंसर यार ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, नो क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर अबेटमेंट राइजेस, सो इन विच केस, सो इन केस इफ द एक्ट अबेटेड इज एन ऑफेंस, सो इट इज रॉन्ग। अगर देखिए यहाँ पे कहा है नो क्रिमिनल लायबिलिटी, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है इसके लिए, अबेटमेंट के लिए, जो अबेटमेंट के काम के लिए राइजेस नहीं होती है। तो कब नहीं होती है, अगर देखिए उसने ऐसा अबेटमेंट किया जो ऑफेंस है, तब तो यहाँ पर लायबिलिटी राइज हो जाएगी। सो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इफ द एक्ट अबेटेड इज नॉट एन ऑफेंस, तो बिल्कुल यहाँ पर लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जिस कार्य के लिए उसने दुष्प्रेरण दिया है, दुष् तो कहा ही नहीं जाएगा इसको, ये प्रेरण हो जाएगा, तो दुष्प्रेरण दिया है तो वो जो है ऑफेंस नहीं है। सो क्लियर, ये सही है यहाँ पे, तो यहाँ लायबिलिटी नहीं होती, क्रिमिनल लायबिलिटी। इफ द एक्ट अबेटेड इज मोरली रॉन्ग, देखिए मोरली रॉन्ग जो कार्य है, यानी कि मोरली रॉन्ग है मगर लीगली वो क्या है, राइट है, तो ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है एज अबेटर की यहाँ पे। सो बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन। सो आंसर यार ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ए अ प्रीस्ट, यहाँ पे ए जो है एक प्रीस्ट है, नोइंगली ऑफिशिएट अ बाइगेमियस मैरिज, ए इज गिल्टी ऑफ। देखिए ए जो है यहाँ पर एक पुरोहित है जो जानते हुए क्या करता है, किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह करा रहा है, दुविवाह करा रहा है, यानी एक पत्नी उसकी पहले से जीवित है या डाइवोर्स नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में जो है उसका पुनर्विवाह करा रहा है। तो जो ए है वो इज गिल्टी ऑफ, किस अपराध के लिए गिल्टी होगा। फर्स्ट यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी, तो बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी तो यहाँ है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, तो यहाँ उकसाने की भी बात नहीं, भाई किसी को शादी करना है, विवाह करना है, तो उसका स्वयं का निर्णय होता है, तो यहाँ पर किसी को उकसावा भी नहीं है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अबेटमेंट बाय अटेम्प्ट टू बाइगेमी, यहाँ पुरोहित थोड़ी शादी कर रहा है, पुरोहित यहाँ शादी नहीं कर रहा है, तो अगर तो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ बाइगेमी, टू बाइगेमी भी नहीं होगा। सो लास्ट ऑप्शन अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग, बिल्कुल यहाँ पुरोहित जो है उसकी शादी करने में मदद कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, ए इंस्टिगेट बी टू किल सी। देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये एक केस से रिलेटेड था। देखिए केस का नाम याद आ गया, केस का नाम है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्परर वर्सेस यूमी 1882। सो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, तो बॉम्बे का केस है। तो इसी केस में जो है ये जजमेंट दिया गया था कि जो पुरोहित है वो अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बाइगेमी के केस में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 157, ए इंस्टिगेट बी टू किल सी बाय मीन ऑफ अ लेटर सेंड थ्रू पोस्ट, द अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन इज कंप्लीट। देखिए ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को, कि सी को मारने के लिए, टू किल सी बाय किसके द्वारा, एक पत्र के द्वारा, जो कि पत्र भेजा जाएगा पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो अबेटमेंट ऑफ इंस्टिगेशन इस, कब अबेटमेंट जो है वो इंस्टिगेशन के द्वारा कंप्लीट होगी। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है। सो कब कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होगी एज सून एज, उसी समय द कंटेंट ऑफ लेटर, यानी लेटर में जो सामग्री लिखी गई है, आर नोन टू दी एड्रेसी, जिस पते पर वो भेजी गई उसको वो जानकारी मिल जाती है, यानी जो पत्र की सामग्री है, यानी जो पत्र में अबेटमेंट के जो शब्द लिखे हुए हैं वो एड्रेसी तक पहुंच जाते हैं, उसके ज्ञान में आ जाते हैं, उसी समय जो है इंस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी करेक्ट नहीं है। उससे पहले हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं, अबेटमेंट इज नॉट एन ऑफेंस। सो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ए ऑफेंस, बट हियर राइट नॉट ऑफेंस, सो इज ए ऑफेंस। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी राइट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। सो आंसर हियर ऑप्शन ए, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमसन मे बी एन ऑफेंस, यस इट इज ऑफेंस। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, द इफेक्ट रिक्विसाइट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस नीड नॉट टू बी caused, yes this statement is also correct here. Now option D, the person abated need not be capable by law of committing an offense। तो क्लियर है यहाँ पे, जिसको अबेटमेंट किया जरूरी नहीं कि वो कैपेबल हो, जैसे पागल है, बच्चे हैं, और भी चीज़ इस तरह से हो सकती है। सो ये क्लियर है यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 159, सेक्शन 109। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो आंसर था वो उसका ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला, ये पॉइंट भी सेक्शन 109 से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसको अच्छे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज ए सब्टेंटिव ऑफेंस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। सो इट इज नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस। सेक्शन 34 जो है वो रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो बिल्कुल भी नहीं है, आईपीसी सब्टेंटिव लॉ है, और डिफाइनिंग क्लॉज भी नहीं है। ठीक है, सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, ए इंस्टिगेट बी to instigate C to murder Z, D accordingly instigate C to murder Z and C commit that offense
इन कंसिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन ए इज, देखिए यहाँ पर ए जो है वो बी को यहाँ पर जो है उत्प्रेरण कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, और बी क्या करता है, सी को इंस्टिगेट करता है, किस कार्य के लिए, जेड के मर्डर के लिए। और ए के अनुसार जो है यानी बी जो है अकॉर्डिंगली जो है कार्य यानी ए के इंस्टिगेशन के अनुसार बी सी को इंस्टिगेट करता है जेड को मारने के लिए, और सी भी क्या करता है, सी कमिट दैट ऑफेंस, यानी सी जो है वो जेड को मार देता है। इन द उसके प्रभाव से बी किस प्रभाव से मारता है, बी के इंस्टिगेशन के प्रभाव से। सो यहाँ पे ए ने कौन सा अपराध किया है, सो क्लियर है यहाँ पर ए ने जो है गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, यानी कि मर्डर के यानी कि हत्या के लिए जो है दुष्प्रेरण के अपराध यहाँ पर किया है। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।